हाँ जी, आइएगा। आज अपने एक छोटा सा चैप्टर अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स का फॉरेन एक्सचेंज वो कवर करेंगे। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है फॉरेन एक्सचेंज। एक क्विक रिवीजन होगा इस चैप्टर का अपने इस वीडियो में। क्लियर है क्या? देखिएगा, अपने ना बहुत बार सुने होंगे कि $1 80 रुपया का है। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, इसको सिर्फ एग्जाम्पल की तरह ही ट्रीट करिएगा। आपने बहुत बार सुने हैं $1 इज इक्वल टू ₹80, राइट? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है लाला कि अगर आज के डेट पे मेरे को $1 चाहिए तो मेरे को इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग 80 रुपीज पे करना होगा, राइट? आज अगर मेरे को $1 चाहिए तो मेरे को इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग कितना पे करना होगा? 80 रुपीज। एंड दिस इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। यही होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट कि एक कंट्री का करेंसी दूसरे कंट्री के करेंसी के संग किस अमाउंट पे एक्सचेंज हो रहा है। मेरे को एक कंट्री का करेंसी से दूसरे कंट्री का करेंसी लेना है तो वो किस अमाउंट पे एक्सचेंज होगा। दिस इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्लियर है क्या? अब जब मैं स्टूडेंट थी ना, तो जब मेरे को मेरा टीचर ये पढ़ाया तो मेरे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आया कि ये कौन डिसाइड किया होगा? $1 80 रुपया है, ये कौन डिसाइड किया होगा? तो आई एम अज्यूमिंग कि आप में से भी कईयों के दिमाग में यही क्वेश्चन आया होगा। तो लेट मी मेक यू क्लियर, ये जो चीज है ना, ये डिसाइड करने का 3 अलग अलग मैकेनिज्म होता है। जो पहला मैकेनिज्म होता है उसको अपने बोलते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। क्या बोलते हैं लाला? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। जो दूसरा मैकेनिज्म होता है उसको अपने बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। और जो तीसरा मैकेनिज्म होता है उसको अपने क्या बोलते हैं? मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम। मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम। क्लियर है क्या? ये 3 अलग अलग मैकेनिज्म होता है। अब पहला मैकेनिज्म का बात करते हैं। पहला मैकेनिज्म का नाम क्या है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। इस मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है पता है? इस मैकेनिज्म के अंदर ये जो रेट फिक्स होता है ना कि $1 इक्वल टू 80, 82, 85 क्या होगा, ये रेट कौन फिक्स करता है? ये रेट गवर्नमेंट फिक्स करता है। अगर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम चल रहा है मार्केट में तो अंडर दैट सिस्टम रेट फिक्स कौन करता है? रेट फिक्स गवर्नमेंट करता है। वेरी सिंपल। दूसरा क्या है? दूसरा है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। आपको स्क्रीन पे नाम दिख रहा है। दूसरा क्या है लाला? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब जब भी अपने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम पढ़ते हैं तो उस सिस्टम के अंदर रेट कौन फिक्स करता है पता है? रेट फिक्स करता है मार्केट फोर्सेस। कौन फिक्स करता है? मार्केट फोर्सेस। ये मार्केट फोर्सेस क्या होता है दीदी? मार्केट फोर्सेस यानी कि हमारे यहाँ का 2 इंपॉर्टेंट चीज, डिमांड और सप्लाई। जब भी हम डिमांड और सप्लाई को देखते हुए रेट फिक्स करेंगे तो दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। क्लियर है क्या? और तीसरा सिस्टम क्या है? मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम। मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम क्या बोलता है? ये बोलता है कि हम दोनों का कॉम्बिनेशन है। दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब मेरा सिस्टम ये बोलता है कि रेट फिक्स गवर्नमेंट भी करेगा और मार्केट भी करेगा। बेसिकली अंडर थर्ड सिस्टम दोनों मिल जाते हैं, गवर्नमेंट भी और मार्केट भी। फर्स्ट वाले में सिर्फ गवर्नमेंट, दूसरे में सिर्फ मार्केट और थर्ड वाले में दोनों। क्लियर है क्या? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का एक नाम और है। वो क्या है? वो है पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल का भी एक नाम और है। वो क्या है? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। और मैनेज्ड वाले का भी एक नाम और है, ज्यादातर टाइम इसी नाम से क्वेश्चन आता है, दैट इज कॉल्ड डर्टी फ्लोटिंग। क्या बोलते हैं अपने? डर्टी फ्लोटिंग। क्लियर है क्या? तो ये 3 सिस्टम, तीनों का मीनिंग, तीनों का एक एक नाम और अपने सीख लिए। अब एक बात सुनिएगा, जहां तक बात है ये थर्ड वाले सिस्टम का, तो आपको आपके सिलेबस में इससे रिलेटेड ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। इसका मीनिंग पढ़ना था, इसका एक और नाम पढ़ना था जो अपने पढ़ लिए।
अब पूरे चैप्टर में अपने फोकस करेंगे पहला और दूसरे सिस्टम पे, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल पे। क्लियर है क्या? अब बात करते हैं अगर फिक्स्ड का, तो फिक्स्ड में गवर्नमेंट रेट फिक्स करती है। अब गवर्नमेंट रेट कैसे फिक्स करती है वो मेरा कंसर्न नहीं हो सकता। आई डोंट नो कि गवर्नमेंट क्या सोच के रेट फिक्स करती है, क्या परमिटेशन कॉम्बिनेशन लगता है गवर्नमेंट का, वो गवर्नमेंट जानती है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में कैसे रेट फिक्स होता है वो मेरा कंसर्न नहीं है, बस आई नो कि रेट फिक्स करने वाला वहां पे गवर्नमेंट है। बट अगर बात करते हैं फ्लेक्सिबल का, तो फ्लेक्सिबल में हम तुमको जैसा बताए मार्केट रेट फिक्स करता है। मार्केट बोले तो डिमांड और सप्लाई। अब हर बच्चे के अंदर एक जिज्ञासा आता है कि डिमांड सप्लाई से रेट फिक्स कैसे हो सकता है। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक यही है कि मार्केट जब रेट फिक्स करता है तो मार्केट क्या देखते हुए रेट फिक्स करता है। क्लियर है क्या? तो अपना नेक्स्ट टॉपिक यही है। टॉपिक का नाम क्या बनता है? बहुत बार ये क्वेश्चन में आता है आपके बोर्ड्स में। नाम क्या बनता है? डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। गवर्नमेंट वाला तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि हमको पता नहीं है, हमको पढ़ना नहीं है वो पोर्शन, तो हम दिमाग नहीं लगाएंगे। बट हमको क्या पढ़ना है कि जब मार्केट फिक्स करता है तो मार्केट कैसे फिक्स करता है, अपने इसमें वही देखेंगे। अब वन लाइनर आंसर तो सबको पता है, मार्केट कैसे फिक्स करता है? मार्केट फिक्स करता है डिमांड और सप्लाई की हेल्प से, D&S, डिमांड एंड सप्लाई। पहला क्वेश्चन अराइज होना चाहिए, डिमांड का यहाँ पे क्या मतलब है? यहाँ पे डिमांड का क्या मतलब है? यहाँ पे डिमांड का मतलब है कि कब कब हम लोग इंडिया में रह के डिमांड करते हैं फॉरेन करेंसी का। हम इंडियंस इंडिया में बैठे बैठे फॉरेन करेंसी का डिमांड कब कब करते हैं? सबसे पहले अपने को यही जानने का है। समझा रही हूँ, समझने का कोशिश करना। पहला पॉइंट मैं लिख रही हूँ, डिमांड तब जनरेट होता है जब इंडिया में गुड्स का इंपोर्ट होता है। जब इंडिया में क्या होता है? गुड्स का इंपोर्ट होता है। दीदी कैसे? समझा रही हूँ, समझना। मैं इंडिया के बाहर से कोई सामान मंगवाई, दिस इज कॉल्ड इंपोर्ट। इंपोर्ट मतलब क्या? बाहर से सामान का आना। यूएस से सामान मंगवाई, ठीक है। अब सामान तो आ गया, अब सामान आया तो मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा, यस या नो? करना पड़ेगा। अब जब पेमेंट करना पड़ेगा तो मान के चलो मैं उसको रुपीज भेज दी, इंडियन करेंसी रुपीज, वो एक्सेप्ट करेगा क्या? आंसर इज नो। वो बोलेगा मेरे कंट्री में आपका रुपीज नहीं चलता, मैं आपका रुपीज एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वो मेरे से क्या मांगेगा? वो मेरे से डॉलर मांगेगा। अब एज इंडियन मेरे घर पे डॉलर तो नहीं रखा होगा, बिल्कुल नहीं रखा होगा। तो हम अपने कंट्री के पास आएंगे, बेसिकली हम इंडिया से डॉलर मांगेंगे। हम इंडिया को बोलेंगे कि इंडिया, मैंने बाहर से सामान मंगाया, मुझे उनको पेमेंट करना है, और फॉर पेइंग आई वांट सम डॉलर्स, मेरे रुपीस को थोड़ा सा डॉलर में बदल के दे दो। तो बेसिकली मैं डिमांड जनरेट कर रही हूं डॉलर का, यस या नो? मैं डिमांड जनरेट कर रही हूं डॉलर का। तो डिमांड का पहला रीजन यही होता है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर है? दूसरा क्या आता है? दूसरा आता है टूरिज्म। टूरिज्म, टूरिज्म का मतलब क्या होता है? टूरिज्म मतलब घूमने जाना। मान के चलो आपका समर वेकेशन हुआ, आपके पापा बोले चल बेटा इस बार तेरे को यूएस घुमा के लाता हूँ। अब यूएस घुमा के लाता हूँ तो पॉकेट में इंडियन करेंसी ले जाके क्या फायदा होगा? वहां पे तो हर चीज के लिए वो लोग डॉलर मांगेंगे। तो पापा बोलेंगे भैया एक काम करो, इंडिया से रुपीज एक्सचेंज करके डॉलर ले आओ। तो पापा इंडिया में डॉलर का डिमांड जनरेट कर रहे हैं क्योंकि पापा को घूमने जाना है। तो जब जब टूरिज्म होता है तब तब इंडिया में डिमांड जनरेट होता है, क्या चीज का? फॉरेन करेंसी का। क्लियर है क्या? तीसरा पॉइंट क्या होता है? तीसरा पॉइंट आता है यूनिलैटरल ट्रांसफर सेंट अब्रॉड। मेरी एक सिस्टर है, वो इंडिया के बाहर रहती है। मैं सोची मैं उसको कुछ गिफ्ट भेजूंगी। अब गिफ्ट को इकोनॉमिक्स में यूनिलैटरल ट्रांसफर बोलते हैं। यूनिलैटरल ट्रांसफर मतलब वन साइडेड। गिफ्ट्स के रिटर्न में कुछ नहीं आता ना, तो तुम किसी को भी कुछ भी वन साइडेड देते हो तो उसको यूनिलैटरल ट्रांसफर बोलते हैं। अब मैं सोची उसको गिफ्ट भेजूंगी, वो यूएस में बैठी है। तो अब अमेजन यूएस या कुछ है ऐसा वो फॉरेन वालों का, हम उसको ओपन किए।
उसका एड्रेस वगैरह डाल दिए, कार्ट में गिफ्ट ऐड कर दिए। जब पेमेंट गेटवे पे गए ना, तब वो मेरे को दिखा रहा होगा पे $, मान के चलो 15। पेमेंट गेटवे कैसा दिखा रहा होगा? पे $, 15। पेमेंट गेटवे पे ₹700, 800, 900 नहीं आएगा, बिकॉज ये सामान बाहर जा रहा है, तुम बाहर के कंट्री वाला सामान खरीद रहे हो, तो तुमको पे भी उनके करेंसी पे ही करना पड़ेगा। तो हम वापस अपने कंट्री में बैठे बैठे अपने कंट्री से डिमांड जनरेट करेंगे कि भैया मुझे डॉलर दे दो, सो दैट आई कैन पे एंड सेंड अ गिफ्ट टू माई सिस्टर, राइट। तो यूनिलैटरल ट्रांसफर जब भी होता है, ऐसा यूनिलैटरल ट्रांसफर जो अब्रॉड जाएगा, तो अब्रॉड अगर कुछ भेजना है तो उनका करेंसी रखना पड़ेगा, क्योंकि गिफ्ट भेजोगे तो यू नीड टू पे ना, जिनसे गिफ्ट खरीदा है उनको पे करना होगा ना, और उनको पे करने के लिए उनका करेंसी चाहिए। अब उनका करेंसी हम अपने कंट्री से मांगेंगे, तो अगेन मेरे कंट्री में डिमांड जनरेट होगा, क्या चीज का? डॉलर का। क्लियर है? फोर्थ होता है परचेज ऑफ एसेट इन फॉरेन कंट्री। मान के चलिएगा कुछ साल बाद हम ऐसा सोचे कि यार लंदन में एक घर खरीद लेते हैं। अब वहां घर खरीदना है वहां के ओनर से, तो उनको जब पे करेंगे तो उनको उनके करेंसी में पे करेंगे, वो मेरे से रुपीज एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब उनके करेंसी में अगर पे करना है तो हम अपने कंट्री से उनका करेंसी मांगेंगे। हम मेरे कंट्री में बोलेंगे कि भैया मेरे को डॉलर दे दो, मेरे को घर खरीदने का है बाहर, हाँ या ना? बिल्कुल बोलेंगे। तो जब जब हम एसेट खरीदते हैं दूसरे कंट्री में, तब भी डॉलर का डिमांड जनरेट होता है। डॉलर या कोई भी करेंसी, कोई भी फॉरेन करेंसी का डिमांड जनरेट होता है। क्लियर है क्या? तो दीज आर द रीजंस जब हम लोग फॉरेन करेंसी का डिमांड करते हैं। सेम वे डिमांड का ठीक ऑपोजिट होता है सप्लाई। तो जब जब डिमांड होता है उसके ऑपोजिट केसेस में सप्लाई होगा, उसके ऑपोजिट केसेस में सप्लाई होगा। जैसे कि इंपोर्ट पे अगर डिमांड हो रहा था तो एक्सपोर्ट पे सप्लाई होगा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम जब मेरी बहन को गिफ्ट भेज रहे थे तो इंडिया में डिमांड हो रहा था, कभी मेरी बहन भी तो मेरे को गिफ्ट भेजेगी, और जब वो मेरे को गिफ्ट भेजेगी तब सप्लाई हो जाएगा। यूनिलैटरल ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड। हम अपना पैसा फॉरेन कंट्री में लगा रहे थे घर खरीदने के लिए, कभी फिरंगी लोग भी तो मेरे कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करता होगा, कभी वो लोग भी तो मेरे यहाँ कोई चीज खरीदता होगा, तो तब सप्लाई हो जाएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बेसिकली डिमांड के ठीक उल्टा टाइम पे सप्लाई होगा। क्लियर है क्या? अब ये तो हो गया कि डिमांड क्यों होता है, सप्लाई क्यों होता है। अब पॉइंट ये है कि इसको देख के प्राइस कैसे डिसाइड कर रहे हो, इसको देख के रेट कैसे डिसाइड कर रहे हो। आओ उसके लिए ग्राफ देखते हैं। ये मेरा ओरिजिन, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। हम अपने वाई एक्सिस पे देखेंगे रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कि मेरा रेट क्या है, और हम एक्स एक्सिस में क्या देखेंगे, डिमांड एंड सप्लाई दोनों। क्या चीज का? फॉरेन एक्सचेंज का। अब सारे बच्चे को पता है डिमांड का लाइन कैसा दिखता है। डिमांड का लाइन कुछ ऐसा दिखता है, बना दिया डिमांड। सप्लाई कैसा दिखता है? सप्लाई ऐसा दिखता है, बन गया सप्लाई। अब डिमांड और सप्लाई दोनों एक पॉइंट पे मीट कर रहा है ग्राफ में, बिल्कुल कर रहा है। ये रहा वो पॉइंट। इस पॉइंट को अपने क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। इस पॉइंट को अपने क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। और जहां पे इक्विलिब्रियम होता है वहीं पे रेट फिक्स कर दिया जाता है। जहां पे इक्विलिब्रियम होता है वहीं पे रेट फिक्स कर दिया जाता है। एंड दिस इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट with the help of market forces, that is demand and supply। क्लियर है क्या? अब बात करते हैं, ये तो हो गया इक्विलिब्रियम का। अब इकोनॉमिक्स हम लोग को ये तो सिखा रखा है कि जब भी अपने इक्विलिब्रियम का बात करेंगे तब तब अपने को डिसइक्विलिब्रियम का भी बात करना पड़ेगा।
डिसइक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? हर वो पॉइंट जो इक्विलिब्रियम के अलावा है। बेसिकली इक्विलिब्रियम के ऊपर भी डिसइक्विलिब्रियम हो सकता है, इक्विलिब्रियम के नीचे भी डिसइक्विलिब्रियम हो सकता है। आइएगा बात करते हैं ऊपर का। अगर रेट इक्विलिब्रियम के ऊपर है, अगर रेट इक्विलिब्रियम के ऊपर है तो आप ग्राफ देखो, ग्राफिकली आपको दिख रहा है कि हमारा जो सप्लाई है वो एक्सेस में है, बिकॉज हमारा रेट का लाइन, जिस बच्चे को ये देखना नहीं आता है उनके लिए समझा रही हूँ, ठीक है। आइडियली ये तरीका नहीं है, बट समझने के लिए आप अभी ऐसे ही समझो, टू मेक इट इजी मैं ऐसे समझा रही हूँ। क्लियर है क्या? ये जो आपका रेट का लाइन है, ये रेट का लाइन पहले किसको मीट कर रहा है? ये रेट का लाइन पहले डिमांड के लाइन को मीट कर रहा है, बाद में सप्लाई के लाइन को मीट कर रहा है, विच मीन्स डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है, एंड दिस इज कॉल्ड सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई। दिस इज कॉल्ड सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई। अब नॉर्मल सा बात है बेटा, अगर कोई चीज का सप्लाई ज्यादा है, कोई चीज का सप्लाई ज्यादा है, उतना डिमांड नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट रेट नीचे आ जाएगा। मान के चलो एक सामान है जिसका बहुत सप्लाई है बट उसका उतना डिमांड नहीं है, तो सप्लायर्स क्या करेंगे? सप्लायर्स रेट कम कर देंगे ताकि उसका डिमांड इंक्रीज हो जाए। वो तो मार्केट का ही रूल है ना कि जब भी सप्लाई ज्यादा होगा तो रेट बाय डिफॉल्ट नीचे आ जाएगा। तो अगर कभी रेट इक्विलिब्रियम से ऊपर चला भी जाता है तो दैट लीड्स टू अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई, एंड एक्सेस सप्लाई अपने आप मार्केट को फोर्स करता है कि रेट को नीचे ले आओ, रेट को वापस कहां लेके आ जाओ? इक्विलिब्रियम पे लेके आ जाओ। सेम गोज विथ अगर रेट नीचे फिक्स होता है। अगर नीचे होता है तो सिचुएशन क्या चीज का आता है? सिचुएशन आता है एक्सेस डिमांड का, सिचुएशन आता है एक्सेस डिमांड का। अब एक्सेस डिमांड हो गया, यानी कि डिमांड बहुत है, उतना सप्लाई नहीं है। कोई भी चीज का डिमांड ज्यादा होता है तो वो चीज का रेट बढ़ जाता है, एंड हेंस अगर रेट कम है तो एक्सेस डिमांड होगा, एंड एक्सेस डिमांड विल फोर्स द रेट टू मूव अपवर्ड्स टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम। तो बेसिकली कहीं ना कहीं तुम एक चीज देखो कि अगर इक्विलिब्रियम से हट के रेट ऊपर या नीचे जा रहा है तो सिचुएशन ऐसा बन जा रहा है कि रेट को वापस घूम के कहां आना पड़ रहा है? इक्विलिब्रियम पे। ऊपर जा रहा है तो एक्सेस सप्लाई हो रहा है और एक्सेस सप्लाई रेट को नीचे खींचता है, नीचे जा रहा है तो एक्सेस डिमांड हो रहा है और एक्सेस डिमांड रेट को वापस ऊपर खींचता है। तो बेसिकली ये बोला जाता है कि ये जो रेट है ना, ये खुद से ही एडजस्ट होता रहता है, क्योंकि डिमांड सप्लाई चेंज होता है, रेट एडजस्ट होता है, वो वापस घूम फिर के इक्विलिब्रियम पे आ जाता है। एंड दिस इज हाउ रेट इज डिटरमाइंड इन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज मार्केट। आर वी थ्रू विद दिस? ओके, वेरी गुड, ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो चीज बता रहे हैं वो बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक टर्म होता है डेप्रिसिएशन, एक टर्म होता है एप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन वर्ड का मतलब अपने क्या जानते हैं? डेप्रिसिएशन का मतलब जानते हैं वैल्यू का गिरना, वैल्यू का गिरना, राइट? मैं बार बार एक वर्ड पे फोकस कर रही हूं, दैट इज वैल्यू, वैल्यू, वैल्यू। क्लियर है? क्यों फोकस कर रही हूं आइए बताते हैं। डेप्रिसिएशन का बात कर रहे हैं, ठीक है। $1 रुपीज 80, $1 रुपीज 82। हमसे पूछा गया कि इनिशियली $1.80 का था, बाद में $1.82 का था। तुम मेरे को बताओ इंडियन करेंसी डिप्रिशिएट हुआ है या एप्रिशिएट हुआ है? मेरे से ये क्वेश्चन किया गया, हम क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, आप लोग सुनेंगे। पहले $1 80 रुपया का था, अब वही $1 82 रुपीस का है। तो अगर इंडियन करेंसी का बात करें तो इंडियन करेंसी डिप्रिशिएट हुआ है या एप्रिशिएट हुआ है? अब एक बच्चा अपने दिमाग से सोचेगा और क्या बोलेगा? 80 से 82 बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया, 80 से 82 बढ़ गया, एप्रिसिएशन बोलो, एप्रिसिएशन बोलो। एप्रिसिएशन का मतलब बढ़ना, बच्चा क्या बोलेगा? एप्रिसिएशन बोलो। बट बाबू आप गलत सोच रहे हो। हम स्टार्टिंग में एक वर्ड पे फोकस किए थे, वैल्यू, वैल्यू, अमाउंट नहीं। यहां पे जो 80 से 82 हुआ है ना, वो अमाउंट इंक्रीज हुआ है, अमाउंट इंक्रीज हुआ है 80 से 82। वैल्यू वाइज अभी हम आपको कोशिश करेंगे समझाने का,
थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा। हम हर दिन जाते थे 80 रुपया लेके अपने पॉकेट में, 80 रुपया जमा करते थे और $1 लेके आ जाते थे। ओके, क्लियर है? हम हर दिन जाते थे 80 रुपया अपने पॉकेट में लेके जमा करते थे और उसके बदले क्या लेके आ जाते थे? $1। आज हम वापस गए, मेरा रोज का प्रैक्टिस है, हम आज वापस गए। आज जब हम 80 रुपया लेके गए ना, वो मेरे को बोला, मिस्टर एक सेकेंड मैडम एक सेकेंड। हम बोले क्या हुआ? बोला कि भाई सुनो, इतना दिन तो तुम 80 रुपया देती थी, हम तुमको $1 दे देते थे, बट अब ऐसा नहीं होगा। आज ना तुमको अगर $1 चाहिए ना, तो तुमको मेरे को 2 रुपया ज्यादा देना होगा। तुमको मेरे को क्या देना होगा? 2 रुपया ज्यादा देना होगा। वो मेरे को क्या फील करवाया? वो मेरे को ये फील करवाया कि इतना दिन तो तुम्हारे 80 रुपया का इज्जत था, तुम्हारा 80 रुपया $1 के बराबर था, पर आज तुम्हारा 80 रुपया का उतना इज्जत नहीं है। आज तुम्हारा 80 रुपया का इज्जत नहीं है, क्योंकि आज 80 रुपया के बदले तुमको $1 नहीं मिलेगा, तुमको 2 रुपया ज्यादा देना होगा। यानी मेरे करेंसी का वैल्यू, इज्जत गिर गया। पहले 80 रुपया का इज्जत था भाई, पहले 80 रुपया देते थे $1 मिल जाता था, आज उसी 80 रुपया को वो ठुकरा दिया। तो डेप्रिसिएशन हुआ है मेरे कंट्री का। आप बच्चे लोग सिर्फ अमाउंट देखते हो और बोल देते हो अप्रिसिएशन। कैसे अप्रिसिएशन? मेरा इज्जत कम हो गया, मेरे करेंसी का इज्जत कम हो गया, मेरे करेंसी का डेप्रिसिएशन हुआ है। क्लियर है क्या? बेसिकली इतना दिन हमको $1 जो मिलता था, आज हमको वही $1 महंगा मिल रहा है। आज मेरे को सेम चीज मिल रहा है बट वो महंगा मिल रहा है। क्लियर है क्या? तो दिस इज डेप्रिसिएशन। अब सोच के बताना, डेप्रिसिएशन यानी मेरा इज्जत कम हो गया। अब हम अपना एक्सपोर्ट क्या करेंगे और इंपोर्ट क्या करेंगे? इंपोर्ट का मतलब सामान मंगवाना। अब एज इंडियन मेरे लिए तो डॉलर महंगा हो गया ना। पहले मेरे लिए $80 का था, अब मेरे लिए वही $82 का हो गया, यानी मेरे लिए डॉलर महंगा हो गया। यानी अब अगर हम दूसरे कंट्री से सामान मंगाएंगे तो वो मेरे को महंगा पड़ेगा, बिकॉज पहले हम 80 रुपया देते थे, हमको $1 मिल जाता था। आज हमको वही $1 का सामान अगर लेना है तो हमको उसके लिए 82 रुपीज देना होगा। मतलब मेरे लिए बाहर का कंट्री महंगा हो गया, क्योंकि मेरे कंट्री का इज्जत कम है अभी। हाँ या ना? तो मेरे लिए बाहर से सामान मंगवाना अभी महंगा है, तो हम बाहर से सामान नहीं मंगवाएंगे, यानी कि इंपोर्ट अभी कम हो जाएगा। पर वहीं पे बात करते हैं एक्सपोर्ट का। उनके लिए यानी फॉरेन कंट्री के लिए अभी बहुत अच्छा सिचुएशन है। उनके लिए अभी बहुत अच्छा सिचुएशन है। कैसे कैसे अच्छा सिचुएशन है? सोचो, पहले वो लोग अपना $1 देता था और 80 रुपया का सामान ले लेता था हमसे। आज वो लोग वही $1 देगा तो हम उसको कितने का सामान देंगे? 82 का। सेम चीज देगा वो लोग, पर हम उसको सामान पहले से ज्यादा का देंगे। तो उनके लिए तो विन विन सिचुएशन है। तो वो लोग तो हमसे अभी बहुत सामान खरीदने के लिए राजी होंगे। तो एक्सपोर्ट पे क्या इंपैक्ट आएगा? एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी उनके लिए जो सिचुएशन है, उनके लिए सिचुएशन एकदम से विन विन सिचुएशन है। आई एम अज्यूमिंग कि सब कुछ कंसेप्चुअली क्लियर होगा। मैं एकदम भी बिलीव नहीं रखती बाबा कि तुमको रटवा दूं। रटवाना तो बड़ा इजी है। रटवाने के लिए अभी ऐसे बोल सकती हूँ कि भैया जब भी तुमको दिखे ना कि अमाउंट बढ़ गया तो उसको डेप्रिसिएशन बोल देना। बट रटने का काम नहीं है बेटा। इकोनॉमिक्स रटना नहीं चाहिए अपने को, प्यार से अपने को सिर्फ समझने का है। क्लियर है क्या? अब आते हैं एप्रिसिएशन पे। अब तो आप भी बता सकते हो। पहले हम जाते थे 80 रुपया लेके, वो हमको $1 देता था। आज हम उस 80 रुपया को लेके गए ना, वो हमको बोला मालिक इतना नहीं ले सकते आपसे, आपको $1 चाहिए ना, आपसे इतना नहीं ले सकते, आपका 80 रुपया बाप रे बाप नहीं ले सकते, आप सिर्फ और सिर्फ 75 रुपया दे दीजिए और अपना $1 लेके चले जाइए। मेरे को क्या फीलिंग आएगा बताओ तो? क्या झक्कास लगेगा ना कि भाई इज्जत बढ़ गया रे, इज्जत बढ़ गया। तो दिस इज एप्रिसिएशन, दिस इज एप्रिसिएशन।
अब इस पे भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इम्पैक्ट अपने देखेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, सिंपल सा बात है, सिंपल सा बात है, चीज उल्टा हो जाएगा, रटना नहीं है, अभी भी लॉजिकली समझेंगे। हमको मजा आ रहा होगा ना, हमको मजा आ रहा होगा, क्योंकि अगर पहले हमको $1 का सामान लेना था तो हमको 80 रुपया देना होता था, आज वही $1 का सामान के लिए हमको सिर्फ 75 देना है। हमको चीजें सस्ता लग रहा होगा, हमको बहुत सस्ता सस्ता फीलिंग आ रहा होगा कि भैया बाहर से सामान मंगाना सस्ता हो गया है, तो हमको मजा आ रहा होगा, तो हम ज्यादा सामान मंगाएंगे, ज्यादा सामान मंगाएंगे तो इंपोर्ट बढ़ जाएगा, इंपोर्ट बढ़ जाएगा। हमको तो मजा आ रहा होगा बट फॉरेनर्स को नहीं आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि पहले वो $1 देते थे, हम उसको 80 रुपया का सामान दे देते थे। आज वो जब $1 देगा, हम उसको सामान तो देंगे बट कितने का सामान देंगे? 75 का देंगे। उनको 5 रुपया का नुकसान हो रहा है, तो उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा, और उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा तो वो सामान कम खरीदेंगे हमसे, कम खरीदेंगे हमसे, तो हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ठीक है। अब ना ये डेप्रिसिएशन का एक नाम और है, एप्रिसिएशन का भी एक नाम और है। डेप्रिसिएशन को डीवैल्यूएशन भी बोल सकते हैं, एप्रिसिएशन को रीवैल्यूएशन भी बोल सकते हैं। दीदी एग्जैक्टली सेम है क्या? एग्जैक्टली सेम नहीं है, कुछ तो अलग होगा तभी वो नाम है। ठीक है, देखो मीनिंग एग्जैक्टली सेम है, बट चैप्टर के बिगिनिंग में अपने 3 सिस्टम पढ़े थे, राइट? फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल और मैनेज्ड फ्लोटिंग। तो मैनेज्ड फ्लोटिंग के लिए तो मैंने कह दिया था कि उसका अपने को सिर्फ मीनिंग पढ़ना है, उसके बाद अपने को नहीं पढ़ना है। बचा फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल। तो जैसे आपका भी 2 नाम हो सकता है ना, स्कूल में एक नाम है, घर पे एक नाम है, वैसे इनका भी ना अलग अलग सिस्टम में अलग अलग नाम है। अगर कभी भी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होता है अंडर फिक्स सिस्टम, अंडर फिक्स्ड सिस्टम, पहला वाला जो पढ़े थे, तब हम उसको डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन बोलते हैं। वैल्यू घटा तो डीवैल्यूएशन, वैल्यू बढ़ा तो रीवैल्यूएशन। किस सिस्टम में ये नाम देंगे? किस सिस्टम में ये नाम देंगे? ये नाम देंगे सिर्फ एक ही सिस्टम में, दैट इज फिक्स सिस्टम। ये नाम कब देंगे? सॉरी, ये नाम कब देंगे अपने? ये नाम देंगे अपने फिक्स सिस्टम में। किस सिस्टम में? फिक्स्ड सिस्टम में। क्लियर है क्या? वहीं पे अगर हमारे इकोनॉमी में फ्लेक्सिबल सिस्टम चल रहा है, कौन सा सिस्टम चल रहा है? फ्लेक्सिबल सिस्टम चल रहा है, और वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होता है, तो अपने वर्ड यूज करते हैं डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन। क्या यूज करते हैं? डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन। मीनिंग एग्जैक्टली सेम है, जो डेप्रिसिएशन मीन करता है डीवैल्यूएशन भी वही मीन कर रहा है, बस अलग अलग सिस्टम में उसका नाम अलग है। क्लियर है क्या? आई एम अज्यूमिंग यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। इसके अलावा अपना एक छोटा सा पोर्शन बच गया, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जो अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, चलिए टाटा।